नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली आप सबको पता ही है क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको सामने दिख ही रहा है, चकबंदी लेखपाल का जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा 2015 वाला जो पेपर हुआ था आपका 8/11/2015 मॉर्निंग शिफ्ट का। और इसके अलावा जितने भी शिफ्ट हुए थे, इसके अलावा 2016 में जो पेपर हुआ था 28 फरवरी 2016 को भी पेपर हुआ था, वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आने वाले 3 से 4 दिनों में। क्योंकि लेखपाल में किस तरह के क्वेश्चन आते थे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या क्या सब्जेक्ट आता था ये जानना जरूरी है। तो पहले मैं आपको इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपको एक आइडिया रहेगा। प्लेलिस्ट बना दूंगा सारे के सारे वीडियोस का जिससे आपको आइडिया पूरा लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इस वाले का जो हिंदी वाला सेट है मैं आपको करवाऊंगा, और दिन में भी आपको वीडियोस मिलेंगे, मैथ का भी सेट आपको देखने को मिल जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट मतलब सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रात को 10 बजे एक वीडियो मेरा आएगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सर लेखपाल की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, कब तक पूरी मतलब जो गारंटी के साथ। क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें बताई है पुख्ता सबूत के साथ हर चीज़ें बताई है, तो कब तक वैकेंसी आ सकती है, क्या क्या उम्मीदें हैं, कितनी वैकेंसी आ सकती है, या इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, सब कुछ बताने वाला हूँ 10 बजे वाली वीडियो में। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले हिंदी, तो हिंदी में एक क्वेश्चन आपका देखिए पहला आया था कि भाई बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कारक के बारे में, तो आप सभी को पता है भाई बस से पाठशाला जाते हैं यानी कि क्या हो जाएगा सर, करड़ में से होता है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है सर। आंसर क्या हो जाएगा सर, करड़ कारक। अब सभी को पता है कर्ता ने कर्म को करड़ से या के द्वारा होता है ना, तो यहाँ पर जो करड़ कारक है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति का अगर हम लोग समास के बारे में बात करते हैं तो भाई वाचस्पति जो होता है पहले ही बता चुका हूँ, वाचस्पति हो गया, और इसके अलावा आपका युधिष्ठिर हो गया, ये सब आपके अलुक तत्पुरुष में आता है। इसके अलावा आत्मनेपदम हो गया, अंतेवासी हो गया, परस्पैदम हो गया, ये सारे आपके अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अलुक तत्पुरुष क्या होता है, इस समास में बेसिकली जो पूर्व पद होता है उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो ये आपका अलुक तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। और जो ये ना तत्पुरुष है इसको नत्य तत्पुरुष भी बोलते हैं, सभी को पता है क्या होता है, पहला जो पद होता है वो आपका ना शब्द आ जाता है बेसिकली, और निषेधार्थक हो जाता है। संबंध तत्पुरुष आप सभी को पता है क्या होता है, राजपुरुष हो गया, विद्यालय हो गया, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष यानी क्या की के रारी रे। और बहुब्री समास सभी को पता है क्या होता है भाई, जहाँ पर अन्य पद का अर्थ प्रधान हो और वही आपका बहुब्री समास होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अब क्वेश्चन देखिएगा भाई, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, आपको यहाँ पर अव्यय बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही आसान सा है भाई। देखिए क्योंकि लगा है यानी कि यहाँ पर कारण साफ साफ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, कारणवाचक। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, समुद्र। आपको बेसिकली यहाँ पर हिंट नहीं दिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना सर, पर्यायवाची बताना। समुद्र का पर्यायवाची शब्द चुनना है आप सभी को। तो याद रखिए समुद्र का पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, अर्णव, कंपति, नदीस, वारिस, नीर निधि, ये सारे आपके समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है अर्णव, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह आपको फिर से पर्यायवाची यहाँ पर ढूंढना है। सौदामनी, पहले ही बता चुका हूँ सर सौदामनी का पर्यायवाची क्या होता है। सौदामनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सौदामनी का जो पर्यायवाची होता है वो बिजली होता है, विद्युत होता है, और क्या चपला होता है, दामनी होता है, बहुत सारे होते हैं। समझ में आ गया सर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है। भाई संरचना शब्द की बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, संरचना शब्द के लिए यहाँ पर देखा जाए उद्भावना। देखिए संरचना शब्द का जो शब्द मतलब है, पर्यायवाची जो शब्द है वो आपका ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संगठना, रचना, विन्यास, विरचित, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट यहाँ पर उद्भावना जो है ये अनुचित रूप से यहाँ पर रखा गया है, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। अब रौद्र रस की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और अद्भुत रस का विस्मय होता है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है भाई किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द जो है एक जैसा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो कुंडलिया छंद होता है, कुंडलिया छंद का पहला और अंतिम जो शब्द होता है वो एक जैसा होता है। टोटल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और शेष चरण आपके क्या होते हैं, रोला के होते हैं। और इसी तरह रोला छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। आप सभी को सारी चीज़ें आपको पता है, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। तो आपको डिटेल में हर चीज़ बताई जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी लेखपाल के लिए एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई, सच्छास्त्र में आपको बताना है उचित कौन सा है। इसका सच्छास्त्र का बेसिकली आपको बताना है संधि विच्छेद। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान देंगे, सत प्लस शास्त्र, ये इसका एग्जैक्ट रूप से इसका संधि विच्छेद है। और यहाँ पर देखा जाए सत में ये हलंत लगा है, यानी कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि कौटिल्य का विलोम क्या होता है। कौटिल्य की बात हो रही है, तो याद रखिए दोस्तों, कौटिल्य का जो विलोम होता है वो आपका आर्जय होता है। क्या होता है दोस्तों, आर्जय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्तो की अगर हम बात करते हैं तो इसका विलोम अनार्तो होता है, बट कौटिल्य का जो विलोम होता है वो आपका आर्जय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब भाई अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में आप सभी को क्रिया बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, याद रखिएगा, अब पढ़कर क्या होगा, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है। बेसिकली जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करने की बात भी करता है, भाई अब पढ़कर क्या होगा, तो वहाँ पर आपका पूर्वकालिक क्रिया ही होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंठ तालु का जो उच्चारण स्थान होता है, कंठ प्लस तालु दोनों की बात करते हैं तो ए और ए दोनों होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ओ हो गया, औ हो गया, आ हो गया, आपका कंठोष्ठ होते हैं। ठीक है, हा छा हो गया आपका, ये चा छा, ये चा वर्ग यानी कि तालव्य होता है। हा आपका ऊष्म व्यंजन है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुद्ध वाक्य बताना है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि शुश्रूषा। तो पहला तो गलत हो जाएगा, तो पहला भाई गलत हो गया। तूफान आने का संदेह है, भाई तूफान आने की आशंका होती है, ना कि संदेह, तो ये भी गलत है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, अनेक निरपराध जो हैं दंड के भागी हुए, यहाँ पर अभी मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। और लास्ट इसके एकमात्र, भाई एकमात्र 2 कारण, भाई दोनों विरोधाभासी हो गए ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जुगुप्सा किस राशि का स्थायी भाव है। रस का होना चाहिए था, बेसिकली जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो जो जुगुप्सा होता है दोस्तों वो आपका विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, इसको घृणा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अद्भुत तो पता ही है, विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, भयानक का आपका भय होता है, रौद्र रस का आपका क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निह प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। भाई अब निह प्लस कलंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो निष्कलंक होता है। क्या होता है दोस्तों आपका निष्कलंक। ये विसर्ग संधि है, बट यहाँ पर कौन सा निष्कलंक होगा। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये और ये सी और डी एक ही जैसे लिखे हुए हैं। देखा जाए तो सी और डी हमें कुछ अंतर दिख नहीं रहा है, मे भी एक ही जैसा लिख दिया गया मिसप्रिंट की वजह से। यहाँ पर कोई भी सही मान सकते हो, चाहे सी को लगा दो, चाहे आप डी को लगा दो, चाहे सी को लगाओ, चाहे डी को लगा दो, दोनों एक ही जैसे लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए समुचित शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सर, अन्वयागत क्रम से चलने वाला, अन्वयागत से क्रम से चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। तो यहाँ पर देखा जाए तो अन्वयागत, बिल्कुल सही बात है सर। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्रमागत, परागत, तथागत वो अलग चीज़ होता है। क्रमागत मतलब हो गया सर जो एक के बाद एक आता है ना, वो क्रमागत होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। भाई पवन, अभी नाविक का संधि विच्छेद कल वाले पेपर में आया था, यहाँ पर पवन दिया गया है। तो भाई पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो पो प्लस अन होता है। क्या होता है दोस्तों, वो का पो प्लस अन। यहाँ पर अयादि संधि का ये उदाहरण दिया गया है बेसिकली। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में बेसिकली संकर शब्द आपको बताना है। संकर क्या होता है भाई? संकर यानी कि हाइब्रिड, जो दो अलग अलग भाषाओं का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। नारिकेल दिया गया है, तो ये भाई नारिकेल आपका नहीं है। नारिकेल बेसिकली आपका एक तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा आतिशबाजी आपका एक विदेशी शब्द हो गया। लफंगा एक देशी शब्द हो गया। बट चुगलखोर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, चुगलखोर एक शंकर शब्द है। और इसके अलावा थानेदार, रेलगाड़ी, छायादार, ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कह रहा अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। अवनी का विलोम शब्द आप सभी को बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, अवनी की अगर हम बात करते हैं तो अवनी का विलोम आपका अंबर होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका अंबर होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन आपका संघर्षी है? अब देखो संघर्षी व्यंजन की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होता है, वायु जो होती है, जो हवा होता है, वो मुख में किसी स्थान विशेष से या किसी भी प्लेस से एक विशेष घर्षण या रगड़ खाकर निकलता है या ऊष्मा पैदा करता है, वो आपके संघर्षी होते हैं। और ये आपके क्या क्या शाह, शाह, हा, ऐसे कुछ आपके आते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो हा है, यहाँ पर हा, ये आपका संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखो आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है, हा कहाँ से? भाई हा की बात करते तो ये स्वर यंत्र यानी कि कंठ के जो भीतर स्थित स्वर यंत्र होता है ना, उससे टच होता है, रगड़ खाता है। अगला देखो कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना आप सभी को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना आप सभी को। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। तो भाई इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, ये ऐसा होना चाहिए था। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें गलती नहीं लग रही, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो रेशमी कपड़े पसंद किए लिखना चाहिए था, रेशम के कपड़े नहीं। और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सर? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई शुद्ध वाक्य यहाँ पर भी आपको समझाना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ। अभी और भी आगे क्वेश्चन है, बट शुद्ध वाक्य बहुत सारे मिल गए, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई मजदूरों की बस्तियों में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपको या रा ला वा मिलाना है। तो जल्दी से मिला देते हैं भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो भाई मजदूरों की बस्तियों में होना चाहिए था, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से। तो यानी कि पहले आपका क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा, व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। यानी कि रा वा ला या। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर रख दिए, स्किप कर दिए। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर ले जाते हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा बीच में गद्यांश का एक क्वेश्चन आया हुआ था, शिक्षा से संबंधित था, तो मैंने उसको छोड़ दिए 3-4 क्वेश्चन। सीधे 31 पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई कि राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? अब बताओ भाई, राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो रचना है माटी की मूर्तें, ये बताना है किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो ये दोस्तों बेसिकली आपका एक रेखा चित्र है। समझ में आ गया सर। और इसके अलावा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, नाटक अलग चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अब देखो भाई, पूर्वी हिंदी की बात हो रही है ना, उसके अंडर में कौन सी नहीं आती आपको ये बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगही। मगही की बात करते हैं तो ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सारे आते हैं। बट अगर हम बात करते हैं मगही के बारे में, तो मगही जो है बेसिकली आपका किसके अंडर में आ जाता है सर? बिहारी हिंदी में आ जाता है। ठीक है सर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका, माफ़ कीजिएगा, ट्रेन आ गया था। तो यहाँ पर मगही मैंने बता दिया, ये बिहारी के अंतर्गत आता है। ठीक है सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? अगर हम बात करते हैं भाई बांग्ला भाषा से कौन सा नाटक अनुदित है, तो यहाँ पर जो आपका विद्या सुंदर है,
कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जो विद्या सुंदर है ये बेसिकली भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक ऐसा नाटक है जो बांग्ला भाषा से अनुदित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी। तो भाई किस कवि को दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो कवि थे सुंदर थे। इनका पूरा नाम क्या भाई, सुंदर दास था। इनको महाकवि राय बोला था जो मुगल बादशाह शाहजहां थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई रिक्त स्थान आपको यहाँ पर बेसिकली भरना है। व्यंग लेखक सामाजिक, यहाँ पर बेसिकली डॉट 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 होना चाहिए था, डॉट 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 पर तीखा प्रहार करते हैं। तो भाई व्यंग जो लेखक होते हैं वो सामाजिक जो आपकी क्या होती है, सामाजिक जो आपकी विद्रूपता होती है उस पर तीखा प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। भाई ज्ञानाश्रयी शाखा की कवि की बात हो रही है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी का शाखा हो रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है कबीरदास, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सही भर भाई कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास हैं, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास हैं, और सूफी प्रेमाख्यान की बात करते हैं तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो 37 की अगर हम बात करते हैं तो भाई जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक की बात करते हैं तो ये भट्ट केदार जी हैं। कौन है दोस्तों, भट्ट केदार जी हैं। जय चंद्र बेसिकली यहाँ पर जय चंद्र प्रकाश, माफ़ कीजिएगा, इसके जो एक महाकाव्य इसके लेखक भट्ट केदार हैं। इसके अलावा और सबके बारे में तो पता ही होगा आपको। अगला देखो कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। मैथिली शरण गुप्त की बात हो रही है तो भाई इनका जो संबंध है वो आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। तो ये ऑप्शन जो इसका बी है, ऑप्शन बी, वो याद रखिएगा दोस्तों। और द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसके अलावा छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, सारे अलग अलग चीज़ें हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है। तो भाई ठिठुरता हुआ गणतंत्र अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके जो व्यंगकार हैं वो आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर स्टार्टिंग से लेकर सारे वीडियोस देखोगे तो एग्ज़ाम के पहले आपकी अच्छी तैयारी रहेगी, एग्ज़ाम के बाद तैयारी रहेगी तो आपको ये कहने का मौका ही नहीं रहेगा कि सर नहीं पढ़े थे, पेपर ख़राब हुआ। तो क्योंकि अगर मेरे सारे वीडियोस देख के अगर कोई हिंदी का गया होगा तो आई डोंट थिंक तो कि वो 50+ करके नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर रचना उनको मिलान करना है। तो यहाँ पर फटाफट मिला लेते हैं सर। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर उपन्यास से मिल जाएगा। चिता के फूल की बात करते हैं तो ये बेसिकली निबंध है। और इसके लेखक कौन है सर, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। वरदान एक कहानी है, इसके रचनाकार जो हैं आपके प्रेमचंद जी हैं शायद। वरदान एक कहानी, इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। इसको क्लियर कर लीजिएगा बट आई होप सही है। और भारत दुर्दशा एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है 4 3 2 1, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों अभी आगे मैंने जैसे ये मैथ के भी क्वेश्चन रखे हैं बट इसका वीडियो आपको मिलेगा कब मिलेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो सर आप आगे मैथ के वीडियो, ग्राम विकास वाले वीडियो भी चाहते हो तो मैं इसी तरह 2016 में जो पेपर हुआ था वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। नहीं भी करोगे कमेंट, नहीं भी शेयर करोगे फिर भी मैं करूँगा क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपना काम करूँगा। आपका काम क्या है भाई, आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना कि सर लेखपाल की तैयारी स्टार्ट हो रही है। और कमेंट करके बताओ सर फॉरेस्ट गार्ड वाले कितने हैं। सर फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी। मेरा तो मेन फोकस अभी फॉरेस्ट गार्ड पे ही सोच रहा हूँ रखूँ क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक इसके लिए थोड़ी थोड़ी वीडियोस आपको देता रहूँ। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।